अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पहले लेक्चर में हमने इम्प्लीमेशन स्टार्ट किया था, इसका इंट्रोडक्शन किया था। फिर उसके टाइप्स में हमने सबसे पहला टाइप जो स्टार्ट किया था वो एक्यूट इम्प्लीमेशन था। तो कल वाले लेक्चर में हमने फिर एक्यूट इम्प्लीमेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसमें हमने ये कहा था कि इसमें दो किस्म के चेंजेस अकर होते हैं। एक को वस्कुलर चेंजेस कहते हैं और दूसरे को ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों चेंजेस हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो है वस्कुलर चेंजेस विच अकर्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो वस्कुलर चेंजेस अकर होते हैं, सो वो वस्कुलर चेंजेस हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो सब्जेक्ट है जनरल पैथोलॉजी, टॉपिक है चेंजेस इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन और ये चेंजेस नंबर फर्स्ट जो वस्कुलर चेंजेस अकर होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। सो लेट्स स्टार्ट इट। वस्कुलर चेंजेस में सबसे पहला जो चेंज है, असल में वस्कुलर चेंजेस में दो किस्म के चेंजेस अकर होते हैं, ठीक है ना। इनमें सबसे पहला क्या है, चेंजेस इन कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स के हवाले से कौन से चेंजेस अकर होते हैं। सो ब्लड वेसल्स के हवाले से कौन से चेंजेस अकर होते हैं। पहले क्या होता है, इनिशियल वेजो कंस्ट्रक्शन। वेजो कंस्ट्रक्शन कैसे कहते हैं, इनिशियली क्या मतलब है, इनिशियल का मतलब है स्टार्ट में। वेजो कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, वेजो कंस्ट्रक्शन के जिसमें ब्लड वेसल जो के है ये कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन, इसको कहते हैं। यानी अगर आप देखें तो ये वर्ड दो लफ्जों से बना है, एक वेजो लफ्ज से जिसका मतलब है वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स की तरफ इशारा करता है, और दूसरा ये लफ्ज जो कि इसमें कंस्ट्रक्शन आता है। कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, नैरो होना, तंग होना, कंस्ट्रक्ट होना। सो इनिशियली जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है तो ब्लड वेसल्स में क्या चेंजेस आते हैं, तो इनिशियली वेजो कंस्ट्रक्शन अकर होता है। वेजो कंस्ट्रक्शन, ब्लड वेसल जो कि ये कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है। So the earliest response to acute injury is the transient constriction and the small blood vessels terminal arterioles। और ये जो वेजो कंस्ट्रक्शन है ये स्मॉल ब्लड वेसल्स में आकर होते हैं। और हमारे साथ स्मॉल ब्लड वेसल्स कौन से हैं, जो टर्मिनल आर्टियोल्स है। दीज आर द स्मॉल ब्लड वेसल्स। इन टर्मिनल आर्टियोल्स में वेजो कंस्ट्रक्शन आकर होगा, परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये ट्रांजिट कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है ना। इनिशियली जो कि ये थोड़ा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़े वक्त के बाद फिर क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेशन और परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन आकर होगा। सो वेजोडाइलेशन रिपीटली फॉलोज द इनिशियल कंस्ट्रक्शन, यानी इनिशियल कंस्ट्रक्शन के बाद फौरन जो कि है वेजोडाइलेशन जो कि ये रिपीटली स्टार्ट हो जाएगा, तेजी के साथ वेजोडाइलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, वेजोडाइलेशन का क्या मतलब है, वेजोडाइलेशन का यानी इसमें भी दो लफ्ज है असल में। अगर आप देखें, इट इज आल्सो मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, एक वेजो, इसमें एक वेजो यानी ब्लड वेसल्स की तरफ इशारा करता है, और दूसरा इसमें वर्ड है डायलेशन। सो डायलेशन का क्या मतलब है, खोलना, डायलेट होना, ठीक है ना। सो वेजोडाइलेशन का क्या मतलब है, जिसमें ब्लड वेसल जो के है ये डायलेट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। सो जब इनिशियल कंस्ट्रक्शन होता है तो ये स्टार्ट में इनिशियली होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, और इसके बाद फौरन जो के है डायलेशन स्टार्ट हो जाता है और एक परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन स्टार्ट हो जाता है। सो वेजोडाइलेशन रिपीटली फॉलोज, ये बहुत तेजी के साथ फॉलो हो जाएगा। द इनिशियल कंस्ट्रक्शन, आफ्टर द इनिशियल कंस्ट्रक्शन रिपीटली, बहुत तेजी के साथ वेजोडाइलेशन जो के है ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड परसिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इम्प्लीमेटरी प्रोसेस, और ये कब तक रहेगा, परसिस्टेंट का मतलब है कि यानी मुस्तकिल होगा, काफी टाइम के लिए होगा। एंड परसिस्ट, और ये कब तक रहेगा, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इम्प्लीमेटरी प्रोसेस, यानी जब तक ये इम्प्लीमेटरी प्रोसेस हमारे बॉडी में चलता रहेगा तो इसके साथ फिर वेजोडाइलेशन होगा। यानी वेजोडाइलेशन जो कि ये परसिस्टेंट है, ठीक है ना, यानी परमानेंट है फिर। लेकिन जो सॉरी वेजोडाइलेशन, लेकिन जो वेजो कंस्ट्रक्शन है ये ट्रांजिट है, ये थोड़े टाइम के लिए होगा, ट्रांजिट होगा, ठीक है ना, इसको ट्रांजिट कहते हैं, ये परमानेंट नहीं होगा। जबकि वेजोडाइलेशन जो के है ये जब तक हमारे बॉडी में इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होगा उस वक्त तक जो के है ये वेजोडाइलेशन होगा।
सो अगेन आई रिपीट, वस्कुलर चेंजेस में कौन से चेंजेस आते हैं? तो सबसे पहले जो कि है ब्लड वेसल्स के हवाले से कौन से चेंजेस आते हैं? तो इसमें दो किस्म के चेंजेस आते हैं। इनिशियली जो कि है इसमें वेजो कंस्ट्रक्शन अकर होता है। द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स टू एक्यूट इंजरी एज द ट्रांजिएंट कंस्ट्रक्शन एंड द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन टर्मिनल आर्ट्रियोल्स। लेकिन इसके बाद क्या होगा? एक परसिस्टेंट वेजो डायलेशन स्टार्ट हो जाएगा वेजो कंस्ट्रक्शन के बाद। Vasodilation rapidly follows the initial constriction and persists for the duration of the inflammatory process. सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये तो पहला चेंज था ब्लड वेसल में। दूसरा जो कि ब्लड फ्लो में, एक ब्लड वेसल में चेंज आ गया, दूसरा ब्लड फ्लो में अब हम पढ़ते हैं कि ब्लड फ्लो में किस तरह चेंज आएगा। The first change is increase in blood velocity due to dilation of the terminal arteriole। चूंकि हमने पढ़ा पहले चेंजेस में कि जिसमें टर्मिनल आर्ट्रियोल्स क्या होते थे, ये डायलेट हो जाते थे, यानी इसमें डायलेशन अकर हो जाता था, एक परसिस्टेंट वेजो डायलेशन अकर होता है, ठीक है ना। तो चूंकि ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं तो इट मीन्स कि मोर ब्लड फ्लो इन दी ब्लड वेसल्स, यानी जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं तो ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। सो इंक्रीज इन, इस वजह से क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन ब्लड वेलोसिटी में इंक्रीज आ जाएगा। दिस फेज इज फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। दिस फॉलोड बाय स्लोइंग ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, और इसके बाद जो कि फिर क्या हो जाता है कि जो ब्लड स्ट्रीम है ये स्लो हो जाता है। यानी पहले क्या होता है, क्योंकि ब्लड डायलेट हो जाता है, ब्लड ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए ब्लड की वेलोसिटी जो कि ये इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ये भी थोड़े टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। फिर क्या हो जाता है, इसके बाद जो ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड स्पीड होता है, ब्लड वेलोसिटी होता है, ये स्लो हो जाता है, स्लोइंग हो जाता है। और इसकी वजह क्या है? द मेन फैक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस स्टेजेस, इसको कहते हैं स्टेजेस, कि जब पहले बार ब्लड वेलोसिटी इंक्रीज हो गई डायलेशन की वजह से, लेकिन थोड़े वक्त के बाद फिर इस ब्लड स्ट्रीम में ब्लड की जो स्पीड है ये स्लो होना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टेजेस, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो इस स्टेजेस का यानी ब्लड का स्लो होना, इसका मेन फैक्टर क्या है? इट इज द मेन फैक्टर फॉर दिस इज द इंक्रीज इन द वास्कुलर परमेबिलिटी। वास्कुलर परमेबिलिटी में इंक्रीज आ जाती है। वास्कुलर परमेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स का जो वॉल है, इसकी जो परमेबिलिटी है, यानी इससे जब कुछ किस्म के सब्सटेंसेस जो कि ये पास हो जाते हैं, टिश्यूज के अंदर जाते हैं या टिश्यू से इसके अंदर आते हैं, यानी इसको कहते हैं वेसल परमेबिलिटी, इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो जो वेसल इसकी परमेबिलिटी है ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इंगित, तो जाहिर बात है जब वेसल या वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो ब्लड वेसल से जो के है ये ब्लड मूव करेगा टिश्यूज के अंदर। ब्लड तो नहीं जाता, लेकिन ब्लड में जो मौजूद सब्सटेंसेस होते हैं तो ये मूव करेंगे ब्लड वेसल से टिश्यूज के अंदर। एज अ रिजल्ट ब्लड साइज जो कि ये कम हो जाएगा, तो ब्लड वेलोसिटी या स्पीड भी कम हो जाएगा। फ्लूइड इज लॉस्ट फ्रॉम दी ब्लड, यानी फ्लूइड जो कि ब्लड से, यानी वास्कुलर परमेबिलिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाता है कि जो फ्लूइड होता है ये ब्लड से लॉस हो जाएगा, फ्लूइड लॉस हो जाएगा एंड द ब्लड विस्कोसिटी इज इंक्रीज। अच्छा, जब ब्लड से फ्लूइड लॉस हो जाता है, ये फ्लूइड टिश्यूज के अंदर जाएगा ड्यू टू इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, ब्लड से जो फ्लूइड होता है वो लॉस हो जाएंगे, टिश्यूज की तरफ जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट ब्लड में सिर्फ जो सॉलिड सब्सटेंसेस है ये ज्यादा रहेंगे, यानी फ्लूइड इससे लॉस हो गया। वास्कुलर परमेबिलिटी की इंक्रीज होने की वजह से इससे जो फ्लूइड, इसका जो फ्लूइड पोर्शन था वो ब्लड से टिश्यूज के अंदर चला गया। और इसके बाद क्या हो गया कि जब इससे फ्लूइड पोर्शन चला गया तो इसमें सिर्फ सॉलिड जो पार्ट है वो रह गया, और इस सॉलिड पार्ट की रहने की वजह से क्या हो जाएगा कि ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा विस्कोसिटी की क्या वजह से क्या हो जाएगा कि ब्लड का स्पीड कम हो जाएगा। फ्लूइड इज लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड द ब्लड विस्कोसिटी इज इंक्रीज्ड। विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? ये इंक्रीज हो जाएगी, विस्कोसिटी इज इंक्रीज्ड। और जब विस्कोसिटी बढ़ती है तो जब जितना ब्लड ज्यादा विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उतना उसकी जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाएगी। दैट स्लोज डाउन ब्लड फ्लो, यानी ब्लड की जो फ्लो है ये स्लो हो जाएगी। सो इसमें क्या था
दूसरा जो चेंजेस हम पढ़ रहे हैं वस्कुलर चेंजेस में एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, वो क्या है, चेंजेस इन ब्लड फ्लो में चेंज। तो इसमें भी दो किस्म के चेंजेस आते हैं। पहले क्या था कि पहले जो कि ब्लड विस्कोसिटी जो कि है ये इंक्रीज इन ब्लड का जो स्पीड है, जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि ब्लड वेसल जो कि ये डायलेट हो जाते हैं, वेसो डायलेशन चूंकि अकर होता है तो इसलिए ब्लड की विस्कोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड वेलोसिटी है या ब्लड का जो फ्लो है ये स्लो डाउन हो जाता है, इट विल स्लो डाउन। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो वस्कुलर परमेबिलिटी है, जो वस्कुलर परमेबिलिटी है ये इंक्रीज हो जाती है, वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वस्कुलर परमेबिलिटी में क्या होता है कि वस्कुलर परमेबिलिटी में ये होता है कि जो फ्लूइड पोर्शन होता है ब्लड का, ये ब्लड से लॉस हो जाएगा, टिश्यूज के अंदर जाएगा। और चूंकि फ्लूइड पोर्शन तो टिश्यूज के अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा कि सिर्फ सॉलिड पार्ट रह जाएगा, और उस सॉलिड पार्ट की वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। और विस्कोसिटी इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो स्लो डाउन हो जाएगा। सो पहले ब्लड वेलोसिटी ज्यादा होती है, बाद में जो ब्लड फ्लो या ब्लड वेलोसिटी होती है ये स्लो हो जाती है। यहाँ पर इंक्रीज क्यों होता है ये भी मैंने आपको वजह बताया, और यहाँ पर फिर ब्लड फ्लो या ब्लड वेलोसिटी स्लो डाउन क्यों हो जाती है तो इसका रीजन भी मैंने आपको बताया। एक बार सिर्फ मैं फिर इस स्लाइड को रीड करता हूं, थोड़ा आप तवज्जो दे दें। चेंजेस इन ब्लड फ्लो, द फर्स्ट चेंज इज इन इंक्रीज इन ब्लड वेलोसिटी ड्यू टू डायलेशन ऑफ द टर्मिनल आर्टरियोल्स। This phase is a short time and is followed by slowing of the blood stream in stages, इसको कहते हैं। The main factor in the production of this stages is an increase in the vascular permeability. Fluid is lost from the blood and the blood viscosity is increased did slow down the blood flow. अच्छा, थर्ड चेंज की तरफ आते हैं। वस्कुलर चेंजेस में जो थर्ड चेंज है और जिसमें क्या हो जाता है कि वस्कुलर परमेबिलिटी ऑफ फ्लूइड एक्सुडेशन जो कि ये अकर होता है, वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और फ्लूइड एक्सुडेशन अकर होता है, एक्सुडेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। ये एक्सुडेट पहले हमने पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको वहां पर कहा था कि इसको हम डिटेल में एक्यूट इन्फ्लेमेशन के चेंजेस में पढ़ेंगे। तो आज इसको पढ़ेंगे कि एक्सुडेट क्या होता है, ये किस तरह अकर होता है। क्योंकि दूसरे चेंजेस में हमने थोड़ा सा जिक्र किया कि ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन वस्कुलर परमेबिलिटी जो कि है ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। द परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स इज अ फंक्शन ऑफ द इंटरसेल्युलर जंक्शन। अब ये परमेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाती है, चाहे कैपिलरीज की हो या चाहे वेन्यूल्स का हो, तो वेन्यूल्स हो या कैपिलरीज हो, इसकी परमेबिलिटी जो कि है ये क्यों इंक्रीज हो जाती है। इसकी जो परमेबिलिटी की जो इंक्रीज या डिक्रीज है, या जो परमेबिलिटी है कैपिलरीज या वेन्यूल्स का, ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज है या वेन्यूल्स है, तो इसकी जो परमेबिलिटी है असल में ये किस चीज पर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है इंटरसेल्युलर जो जंक्शंस होता है, या जिसको हम पोर्स कहते हैं, इंटरसेल्युलर जंक्शंस या इसको पोर्स भी कहते हैं, ठीक है, बिटवीन वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स को जो सेल्स कवर करते हैं इसको वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स इसको कहते हैं। तो जो वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स है तो इसके दरमियान एक जंक्शन होता है, इसके दरमियान एक पोर्स होता है, पोर्स। तो इस पोर्स का जो होता है इस पर ये डिपेंड करता है परमेबिलिटी, ठीक है ना। So these pores normally permit the passage of small molecule। अब ये जो pores है या जो इंटरसेल्युलर जंक्शंस है ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये नॉर्मली जो के है कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की जो पैसेज होती है या जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको अलाउड करते हैं, उसको परमिट करते हैं। These pores normally permit the passage of small molecules। लेकिन फिर क्या हो जाता है, अब इस एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या हो जाता है, इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन देयर इज एन इमीडिएट मार्क्ड इंक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। लेकिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ये जो परमेबिलिटी है, ठीक है ना, इसमें इंक्रीज आ जाता है, इसमें इंक्रीज आ जाता है ड्यू टू एक्टिव कंट्रैक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स। और ये क्यों इंक्रीज होता है,
परमेबिलिटी क्यों इंक्रीज होता है? स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा तवज्जो दे दो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन आप तो कहते हो कि ब्लड वेसल्स की जो परमेबिलिटी है ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन ये इंक्रीज क्यों होता है, परमेबिलिटी में इंक्रीज क्यों होता है? इट इज ड्यू टू दी एक्टिन फिलामेंट्स कंट्रैक्शन एंड एंडोथेलियल सेल्स, क्योंकि जो एंडोथेलियल सेल्स है, जो वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स है, तो इस सेल के अंदर एक फिलामेंट होते हैं जिसको कहते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। तो क्या होता है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट्स की कंट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है कि जो फोर्स होते हैं सेल्स के दरमियान, फोर्स का साइज बढ़ जाता है, पोर्स का साइज बढ़ जाता है, यानी फ्लूइड की ऑस्मोसिस के लिए या डिफ्यूजन के लिए क्या हो जाता है, जो पैसेज था, जो पाथवे था, वो पाथवे ज्यादा हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है। पोर्स का साइज बड़ा होने से ज्यादा मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे ब्लड वेसल से सेल के अंदर, टिश्यूज के अंदर। सो एक्टिन फिलामेंट्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं, एंडोथेलियल सेल्स का जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पोर्स या जो वस्कुलर जंक्शन है वो बढ़ जाएगा, तो इस वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट वाइडनिंग ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस, यानी जो पोर्स था या जिसको इंटरसेल्युलर जंक्शंस कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स का, वो वाइड हो जाएगा, खोल जाएगा, ज्यादा खोल जाएगा, विच अलाउज, जो परमिट करेगा, अलाउ करेगा पैसेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, यानी बहुत ज्यादा फ्लूइड जो के है ये इससे पास हो जाएगा। एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट, और पहले स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट वाले जो सब्सटेंस थे वो पास हो जाते थे, अब इस परमेबिलिटी या पोर्स का साइज बढ़ने से क्या हो जाएगा कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स है या अदर सब्सटेंसेस है ये भी जो के है पास हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सुडेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सुडेशन, इसको कहते हैं, इस प्रोसेस का एक्सुडेशन कहते हैं। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा तवज्जो दे दो, क्या होता है कि हमारे जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, इनके वॉल में एंडोथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि इन एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान पोर्स होते हैं, दो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान पोर्स होता है, ठीक है ना, एक जंक्शन होता है। तो इस जंक्शन नॉर्मली क्या होता है कि इस पोर्स के जरिए से, इस जंक्शन के जरिए से सब्सटेंसेस या फ्लूइड की ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन होती है फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू द टिश्यू, ठीक है ना, इस पोर्स के जरिए से, इस इंटरसेल्युलर जंक्शन के जरिए से सब्सटेंसेस या फ्लूइड जो कि ये ब्लड से डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू चले जाते हैं टिश्यूज के अंदर। तो क्या होता है कि जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है तो इस ये जो ब्लड वेसल्स है इसकी परमिबिलिटी में थोड़ा इंक्रीज आ जाता है, और इंक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मौजूद सेल्स होते हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, तो इसके अंदर एक्टिन फिलामेंट होते हैं, तो ये एक्टिन फिलामेंट कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जितने एक्टिन फिलामेंट ज्यादा कंट्रैक्ट हो जाएंगे उतना उन सेल्स के दरमियान जो जंक्शन होता है, जो पोर्स होता है, ये ज्यादा ओपन हो जाएगा। तो जितना ये ज्यादा ओपन हो जाता है या खुल जाता है, ठीक है ना, तो उतना ज्यादा सब्सटेंसेस और वाटर मॉलिक्यूल्स या फ्लूइड वगैरह जो कि ये पास हो जाएगा फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू द टिश्यूज। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि परमेबिलिटी इंक्रीज हो गया, और परमेबिलिटी इंक्रीज होने से मोर सब्सटेंसेस एंड फ्लूइड इज लॉस्ट फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यूज, क्योंकि टीम फिलामेंट्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं एंडोथेलियल सेल्स के, तो वो इंटरसेल्युलर जंक्शन जो कि ये ओपन हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिसकी वजह से मोर फ्लूइड एंड सब्सटेंसेस विल लॉस्ट फ्रॉम ब्लड वेसल्स एंड टू दी टिश्यूज। और इस प्रोसेस को कहते हैं, इस पूरा प्रोसेस को कहते हैं एक्सुडेशन, ठीक है। This exudation of fluid produces tissue swelling called inflammatory edema, और इस exudation की वजह से, ठीक है ना, अब चूंकि ज्यादा फ्लूइड जो कि ये ब्लड वेसल से टिश्यूज के अंदर जाएगा, तो इसी वजह से वो एरिया या वो जो साइड होता है जहाँ पर ये अकर होता है वो थोड़ा स्वेल हो जाएगा, ठीक है ना, वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। इसी वजह से जब हमारा कोई इंजरी होता है बॉडी के किसी पार्ट पर, तो कुछ वक्त के बाद वो स्वेल हो जाता है, ठीक है ना, तो स्वेलिंग की वजह ये है, एक्सुडेशन इसकी वजह है। एक्सुडेशन किसे कहते हैं ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। तो इस स्वेलिंग को कहते हैं, नाउ दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड इंफ्लेमेटरी एडीमा। आमतौर पर स्वेलिंग के लिए हम एडीमा वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ये इंफ्लेमेशन में अकर होता है, या चूंकि ये इंफ्लेमेशन की वजह से होती है ये स्वेलिंग,
तो इसलिए इसको इन्फ्लेमेटरी एडिमा कहते हैं। दिस एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड प्रोड्यूसेस टिश्यू स्वेलिंग कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी एडिमा। ठीक है, सो अगेन आई रिपीट दिस स्लाइड, बल्कि मैं पहले वाला स्लाइड भी इसके साथ रीड करता हूँ। थर्ड जो चेंज है, जो वस्कुलर चेंजेस है जो इन्फ्लेमेशन या एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान अकर होता है, वो क्या है? इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी एंड टिश्यू एक्सुडेशन। The permeability of capillaries and venule is a function of the intercellular junction या pores between vascular endothelial cells। Impermeability किस चीज पर डिपेंड करता है? पोर्स पर डिपेंड करता है। These pores normally permit the passage of smaller molecules। इस पोर्स के जरिए से या इस इंटरसेल्युलर जंक्शन के जरिए से जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पास हो जाते हैं। फिर क्या होता है? In acute inflammation, there is an immediate marked increase in permeability of capillaries। Acute inflammation में क्या होता है कि जो capillaries की permeability है इसमें increase आकर होता है, and venules और venules की permeability में भी increase आकर होता है। ड्यू टू, और ये क्यों होता है? परमेबिलिटी में इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू एक्टिव कंट्रैक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स। क्योंकि जो एंडोथेलियल सेल्स है इसकी जो एक्टिन फिलामेंट्स है ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? वाइडनिंग ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन ऑकर्स। जो इंटरसेल्युलर जंक्शन थे या जो पोर्स थे ये वाइड हो जाएंगे, खुल जाएंगे, विच अलाउज पैसेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो फ्लूइड है या जो हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स है ये भी पास हो जाएंगे फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू द टिश्यूज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और इसको कहते हैं एक्सुडेशन। और इस एक्सुडेशन की वजह से चूंकि फ्लूइड लॉस होता है तो इसी वजह से क्या हो जाएगा कि जो इंजर्ड एरिया है इसमें स्वेलिंग हो जाएगा। अब नॉर्मली जो बॉडी में स्वेलिंग होती है तो इसको हम एडिमा कहते हैं, लेकिन चूंकि ये जो स्वेलिंग है ये इन्फ्लेमेशन के दौरान अकर होता है, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, तो इसलिए इसको इन्फ्लेमेटरी एडिमा इसको कहते हैं। दिस एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड प्रोड्यूसेस टिश्यू स्वेलिंग कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी एडिमा इसको कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी में इंक्रीज क्यों अकर होता है? सो देयर आर 5 पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज वस्कुलर एंडोथेलियल परमेबिलिटी। 5 मैकेनिज्म हो सकते हैं जिसकी वजह से वस्कुलर एंडोथेलियल परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकते हैं। एक नंबर क्या है? एंडोथेलियल कंट्रैक्शन, जिस तरह पहले हमने पढ़ा। ड्यू टू एक्टिन फिलामेंट कंट्रैक्शन एंड एंडोथेलियल सेल्स, क्योंकि एंडोथेलियल सेल जो होते हैं इसमें एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, तो इस एक्टिन फिलामेंट्स की कंट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है? परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो कि क्या है? एंडोथेलियल सेल रिट्रैक्शन, जो कि इसकी वजह से भी हो सकता है, और डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी की वजह से भी, रिजल्टिंग इन एंडोथेलियल सेल नेक्रोसिस। जो अगर एंडोथेलियल सेल को कोई इंजरी अकर होता है तो इस वजह से क्या हो जाता है कि एंडोथेलियल सेल्स की नेक्रोसिस अकर हो जाएगी और इस वजह से इंक्रीजिंग द वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बर्न केस में या किसी इन्फेक्शन में। अच्छा, फोर्थ नंबर क्या वजह, क्या मैकेनिज्म हो सकता है परमेबिलिटी इंक्रीज होने के? ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी टू एंडोथेलियल सेल्स। ल्यूकोसाइट्स की वजह से, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से अगर एंडोथेलियल इंजरी अकर हो जाती है तो इस वजह से भी मे अकर फ्रॉम द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिलीज फ्रॉम द ल्यूकोसाइट्स व्हिच एक्युमुलेट ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। तो इस तरह होता है कि जो ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसीज होते हैं तो इसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो इस एंजाइम्स ल्यूकोसाइट्स की इस प्रोटियोलिटिक एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से भी जो एंडोथेलियल सेल्स है इसको इंजरी अकर हो जाएगी और इस वजह से भी परमेबिलिटी पर इंक्रीज हो जाता है। नंबर 5 किया मैकेनिज्म हो सकता है लीकेज फ्रॉम रीजनरेटिंग कैपिलरीज ड्यूरिंग वाउंड हीलिंग। क्या होता है कि जब वाउंड हीलिंग होती है यानी जख्म दोबारा ठीक हो जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर जो मौजूद कैपिलरीज है ये भी रीजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि कैपिलरीज भी इंजर्ड हुआ था तो कैपिलरीज भी दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। रीजनरेट का क्या मतलब है? दोबारा पैदा होना, दोबारा ठीक होना। तो वहां पर मौजूद जो कैपिलरीज जो इंजर्ड हुए थे वो भी रीजनरेट हो जाएंगे। तो इस दौरान भी थोड़ा सा लीकेज होता है ब्लड वेसल से, ब्लड कैपिलरी से कुछ लीकेज अकर होता है। because of new capillaries are formed which are leaky initially। तो इस लीकेज की वजह से भी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है।
तो ये वजह भी हो सकता है। अच्छा, लास्ट में हम एक्सुडेट पढ़ते हैं। ये तो हमने परमेबिलिटी पर जिक्र किया। लास्ट एक्सुडेशन प्रोसेस आपको पता चल गया कि चूंकि परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एंड मोर फ्लूइड एंड हाई मॉलिक्यूलर प्रोटीन जो के है ये भी लॉस हो जाते हैं ब्लड से टिश्यूज के अंदर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सुडेशन। और जो फ्लूइड बनता है तो इसको कहते हैं एक्सुडेट। इस प्रोसेस को एक्सुडेशन कहते हैं। और जो फ्लूइड या जो सब्सटेंसेस ब्लड वेसल से टिश्यूज के अंदर जाते हैं, ये एक्सुडेशन के दौरान जो फ्लूइड जो के है ये परमिबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से ब्लड वेसल से टिश्यूज के अंदर या सेल के अंदर जाते हैं, तो इस फ्लूइड को कहते हैं एक्सुडेट। इट इज इंफ्लेमेटरी एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड। एक्सुडेट क्या है? ये एक इंफ्लेमेटरी एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड है। अच्छा, ये तीन वर्ड यहाँ पर यूज हुए। एक तो ये है कि एक्सुडेट एक फ्लूइड है, ये बात तो आप याद रखिए। एक्सुडेट क्या है? ये एक फ्लूइड है। अच्छा, ये इंफ्लेमेटरी फ्लूइड है। अब इसको इंफ्लेमेटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग इंफ्लेमेशन ये पैदा होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक्सुडेट जो कि इसकी फॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड है। अच्छा, इसको हमने एक्स्ट्रावास्कुलर भी कहा कि ये इन्फ्लेमेटरी एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड है। तो एक्स्ट्रावास्कुलर क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा का मतलब है जो एक्स्ट्रा होता है, जो बाहर होता है, वास्कुलर। क्योंकि इसमें ब्लड वेसल से ये फ्लूइड बाहर जाता है, टिश्यूज की तरफ जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्स्ट्रावास्कुलर। अब ये ब्लड वेसल्स का हिस्सा नहीं होता है, अब ये ब्लड वेसल से बाहर जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर। सो अगेन आई रिपीट, एक्सुडेट क्या है? ये एक इंफ्लेमेटरी एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड है। अब इस पर मैंने आपको समझाया कि इसको इंफ्लेमेटरी एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड क्यों कहते हैं। डेट हैज हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन। और याद रखिए एक पॉइंट तो ये है कि ये फ्लूइड है, इंफ्लेमेटरी फ्लूइड है, इंफ्लेमेटरी एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड है। अब दूसरा बात इसमें क्या है एक्सुडेट में कि इट हैव हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन। इसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी प्रोटीन इसमें ज्यादा होता है। मच सेलुलर डेब्रिस। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें सेलुलर डेब्रिस जो कि है ये ज्यादा होता है। डेब्रिस मतलब जो डिस्ट्रक्टिव पार्ट होता है सेल का, इसको डेब्रिस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सेलुलर डेब्रिस ज्यादा होता है विच लीक्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। जो ब्लड वेसल से लीक होता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है ड्यू टू इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी की इंक्रीज की वजह से, ठीक है। सो एक्सुडेट क्या है? ये एक इंफ्लेमेटरी एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड है। प्रोटीन इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है और इसमें सेलुलर डेब्रिस भी ज्यादा होता है। और ये सेलुलर डेब्रिस जो के है ये वेसल से लीक हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। क्यों ये लीक होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी। For example, pleural effusion due to pneumonia or tuberculosis. For example, जो न्यूमोनिया में या टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस में, इन दोनों डिजीज में क्या हो जाता है कि इन दोनों में प्लूरल एफ्यूजन होता है। प्लूरल एफ्यूजन, तो ये एक्सुडेट का एक एग्जांपल हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक था वो था चेंजेस ऑकर्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और इसमें वास्कुलर चेंजेस आज हमने पढ़े। और वास्कुलर चेंजेस में हमने फिर तीन किस्म के चेंजेस पढ़े। एक जो कि ब्लड वेसल्स में कौन से चेंजेस आकर होते हैं, फिर दूसरे नंबर पर जो कि ब्लड फ्लो में किस तरह चेंजेस आकर होते हैं और किस तरह का चेंजेस इसमें आकर होते हैं, और थर्ड जो कि है फिर थर्ड हमने वास्कुलर परमेबिलिटी का जिक्र किया और जो फ्लूइड एक्सुडेशन बनता है। वास्कुलर परमेबिलिटी में क्या चेंजेस आते हैं कि ये इंक्रीज होता है। इंक्रीज का वजह क्या हो सकता है और मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं, तो ये भी हमने जो कि है डिटेल में इसका जिक्र किया। ये हमने फिर 5 मैकेनिज्म पढ़े और लास्ट में थोड़ा हमने एक्सुडेट का जिक्र किया कि एक्सुडेट जो एक्सुडेशन प्रोसेस के दौरान बनता है ये क्या होता है, ये भी हमने जिक्र किया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। जो दूसरा चेंजेस आकर होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में और जिसको ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स कहते हैं, तो वो चेंजेस हम कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।